सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता बादल गरजो लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक उत्साह रखा गया। निराला जी को बादल बहुत प्रिय थे। यही कारण है कि उन्होंने पूरा बादल राग नाम से एक रचना ही लिख डाली है। उसी से ये अंश संकलित है। तो मैं कविता का पहला अंश पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप सुने। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कठिन शब्द इसके दिए गए हैं, उसे आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कविता भी थोड़ी सी क्लिष्ट है चूँकि भाषा प्रतीकात्मक है। निराला जी कह रहे हैं, हे बादल तुम खूब गर्जन तर्जन करो, गड़गड़ाओ, खूब घनघोर गर्जना करो। हे मूसलाधार वर्षा करने वाले बादल, संपूर्ण आकाश को, सारे आकाश को आच्छादित कर लो, ढक लो। काली घुंघराली केश राशियों के समान ललित ललित माने सुंदर सुंदर हे बादल, काले घुंघराले ये विशेषण है बादल के लिए। इसको हमने इस तरह से बनाया कि काली घुंघराली केश राशियों के समान सुंदर सुंदर हे बादल, तुम किसी बच्चे की मनोरम कल्पना में पालित पोषित से लगते हो। हे बादल, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक और शक्ति निहित है। विद्युत शब्द माने बिजली की चमक, और वज्र भी बिजली को कहते हैं। कहते हैं वज्रपात हो गया, बिजली गिर गई। तो असीमित ऊर्जा का भंडार है ये जो आकाशीय बिजली गिरती या चमकती है। तो उसी को कवि ध्यान में रख कर कह रहा है कि हे बादल, तुम्हारे उर माने हृदय में बिजली की चमक और शक्ति निहित है। यही नहीं, हे बादल, तुम उस कवि के समान जो लोगों में नव जीवन का संचार करता है। नवजीवन का संचार से आशय क्या है कि सामाजिक चेतना लाने में लेखकों और कवियों की बड़ी भूमिका रही है। वस्तुतः यह पूरी कविता ही स्वतंत्रता संग्राम के दौर की कविता है, जब देश के आम जनमानस में घोर निराशा व्याप्त थी, जड़ता व्याप्त थी। उन्होंने मान लिया था कि अब अंग्रेज यहाँ से जाने वाले नहीं, हमें जन्म जन्मांतर तक अंग्रेजों की गुलामी करनी होगी। ऐसे घोर निराशापूर्ण वातावरण में कवि बादल के क्रांतिकारी रूप का यहाँ वर्णन कर रहा है। बादल भी जीवन में नवीनता का संचार करते हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि हे बादल,
तुम उस कवि के समान हो जो लोगों में नव जीवन का संचार करते हैं। अतः आज के कवियों में तुम अपनी उस नूतन नई कविता का फिर से संचार कर दो। हे बादल गरजो, हे बादल घनघोर गर्जन तर्जन करो। सामाजिक बदलाव के लिए, समाज में व्याप्त जड़ता और निराशा को दूर करने के लिए ये जो पहला पैराग्राफ निराला जी का है उत्साह कविता का, इसमें बादल का क्रांतिकारी रूप, विप्लवकारी रूप का वर्णन है। दूसरा अंश देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इसमें बादल का कल्याणकारी रूप, परोपकारी रूप का वर्णन है। सारी धरती, इसका सरल भावार्थ देखिए, इस भीषण गर्मी में विश्व के सभी लोग बेचैन हैं, उनके मन अन्य मनस्क हैं, उदासीन हैं। लगता है कि अब इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। तभी अज्ञात दिशा से, जिनके आने की दिशा ज्ञात न हो, बादल किस दिशा से आएंगे ये पूर्व निर्धारित नहीं रहता, अज्ञात दिशा से आकर संपूर्ण आकाश को घेर लेने वाले, आच्छादित कर लेने वाले हे बादल, इस गर्मी से, इस भीषण गर्मी से तपती धरती को अपने जल से शीतलता प्रदान करो। ऐसी घनघोर वर्षा करो कि गर्मी का जो आतंक है, जो यह भीषण गर्मी है, वह समाप्त हो जाए और किसानों के, आम जनजीवन में नव उल्लास, नई खुशियों का संचार हो। ये पूरी कविता छायावाद काल की है, तो उसका प्रभाव कविता में देख सकते हैं आप। छंद मुक्त रचना है। ऐसी रचनाओं को छंद मुक्त कहते हैं जिनकी कोई एक पंक्ति छोटी सी हो, कोई बड़ी सी हो। निराला जी ऐसे ही छंद लिखा करते थे, इसी छंद को लिखने में वो माहिर थे। ध्वन्यात्मक सौंदर्य भी आप पहले पैराग्राफ में देखिए, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ये ध्वन्यात्मक सौंदर्य। दूसरे में देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, ये ध्वन्यात्मक सौंदर्य कहलाता है। ये पूरी कविता एक आह्वान गीत है, किसी को पुकारना, बुलाना, जो बादलों को संबोधित करके लिखी गई है, इसलिए इसकी लेखन की शैली संबोधन शैली है और ये एक तरह का आह्वान गीत है। बादल का मानवीकरण किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और उन्मन थे उन्मन, अगर हम इसका अर्थ जैसा मैं निकाल रहा हूँ, उन्मन उनके मन, और दूसरा है उन्मन अन्य मनस्क उदासीन, तो यमक अलंकार की भी छटा दर्शनीय है। मैं समझता हूँ इस कविता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दे दी गई। फिर भी कुछ भी जानना शेष है तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।